चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी 11th एंड 12th अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको पोयम की वन शॉट दे दी है, अप्रिसिएशन मैंने वन शॉट दे दिया है, पोयम का पीवाईक्यू मैंने आपको दे दिया है, साथ ही साथ नॉवेल्स मैंने आपको कंप्लीट दे दिए, नॉवेल्स की पीवाईक्यू दे दिए। अब लास्ट यहाँ पे राइटिंग स्किल भी दे दिया है। राइटिंग स्किल का भी पीवाईक्यू अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो वो भी मैं आपको पीवाईक्यू भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अगली चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जैसे हमें पोइट्री का जो एक आइडिया होना चाहिए बेसिकली हर एक पोएम में है क्या क्या स्टोरी है, क्या नरेटिव है, उसी तरीके से एक प्रोज का भी हमें एक समरी हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में किस प्रोज में क्या चीजें बोली गई हैं, क्या समरी है, क्या थीम है, ये चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक जो 8 के 8 प्रोज है, 8 के 8 प्रोज को हम डिटेल में एक एक लाइन रीड करें, उसे पढ़ें, इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हम एटलीस्ट क्या करें, हर एक प्रोज का क्या एक समरी हमें क्या पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं यही आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आप देखोगे ये कंप्लीट वन पेज नोट की मदद से मैं आपको पूरा जो स्टोरी है वो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कल के दिन आपका एक ग्रामर का सेशन है, ठीक है, और राइटिंग स्किल का सेशन है जो 10 बजे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ आपका शाम के टाइम पे आपका अप्रिसिएशन और पोएट्री का एक सेशन आपके लिए अरेंज किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेशन है वो आपके 9 तारीख का है। 9 तारीख का आपका महा रिविजन का सेशन होने वाला है और उस वीडियो का जो टारगेट लाइक है वो 10K का टारगेट लाइक है। अगर आप चाहते हैं कि उस सेशन में राहुल सर आए और आपके इंग्लिश का टेंशन बोल देना कि एकदम ना के बराबर रखें, तो फटाफट से उस सेशन को जाओ लाइक कर दो। क्योंकि देखो राहुल सर अगर आए और राहुल सर का ऑरा तो आप जानते हो, राहुल सर इजिकल्स टू ऑरा इन्फिनिटी, समझ में आ गया। तो जिस क्वेश्चन पे हाथ रख दिया, जो क्वेश्चन करा दिया, मतलब वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाला उसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो भाई फटाफट जाओ, सेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी है, फटाफट जाके लाइक कर दो। अब आते हैं हमारे प्रोज सेक्शन पे। अब प्रोज सेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो प्रोज आता है वो हमारा एस्ट्रोलॉजर्स डे का आता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 चीज आपके लिए जानना जरूरी बन जाता है। सबसे पहले कैरेक्टर जानना जरूरी बन जाता है कि इस कहानी में कैरेक्टर कौन से। यहाँ पे हमें 3 कैरेक्टर देखने मिलेंगे। सबसे पहली चीज एस्ट्रोलॉजर का कैरेक्टर, दूसरा है जो गुरु नायक का कैरेक्टर, और तीसरा जो है एक एस्ट्रोलॉजी की जो वाइफ है। ये 3 कैरेक्टर्स हमें देखने मिलेंगे। इस कहानी के अगर बारे में बात करूं तो ये कहानी क्या है, ये कहानी एक फेट के बारे में, एक किस्मत के बारे में, एक डेस्टिनी के बारे में, जहां पे एक जो सच्चाई है वो क्या छुपाई जा रही है, एक डर के वजह से, एक गिल्ट के वजह से। समझ में आ गया, क्योंकि उसने पास्ट में क्या किया, एक मिस्टेक की है, ठीक है। तो चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। अब जो कहानी की जो शुरुआत होती है एक एस्ट्रोलॉजर के साथ होती है, जहां पर एक एस्ट्रोलॉजर होता है जो रोजाना अपनी जिंदगी में वो क्या करता है, वो मार्केट जाता है, मार्केट में एक टैमरिंड के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। अब उसकी अगर मैं पोशाक की बात करूं तो वो क्या पहनता है, वो एक आपका भगवा यानी सैफरन कलर का पूरा पोशाक होता है, ठीक है। उसकी एक लंबी लंबी दाढ़ी होती है, वो माथे पे एक ऐश लगाया रहता है, और साथ ही साथ एक वर्मिलियन, वर्मिलियन मतलब क्या होता है, तिलक, हम लगाते हैं ना तिलक, वो तिलक क्या लगाया रहता है। अब जो उसकी जो दाढ़ी होती है, उसकी जो बियर्ड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा उसको सेंशुअल बनाते हैं, ठीक है, और भी ज्यादा उसको जेन्युइन बनाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक हमें देखने मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स है उसके थ्रूअर्स और भी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपने सारे जो टूल्स है वो सेटअप करता है टैमरिन पेड़ के नीचे, ठीक है। उसका जो यूनिक और मिस्टीरियस अपीयरेंस था, वहां से गुजरने वाले जितने भी लोग थे उन सभी का जो ध्यान है उसकी तरफ क्या खींचता था। अब टूल्स में क्या क्या चीजें थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कावरी शेल्स है, ठीक है, पल्मायरा शीट्स है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ बुक्स यहाँ पे रखी गई है जो कहीं ना कहीं उसको एक एस्ट्रोलॉजर का लुक क्या देती है, ठीक है। अब ये एस्ट्रोलॉजर भाई इतने ही, इनको एस्ट्रोलॉजी की उतना ही ज्ञान है जितना उनको अपनी जिंदगी के बारे में, कि उनकी जिंदगी में अगले पल में क्या होगा। मतलब सीधी सादी बात करूं तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है पूरी तरीके से क्या ढोंगी थे, एक फेक एस्ट्रोलॉजर क्या होते थे, लेकिन फिर भी ये क्या कहते थे, पैसे बहुत अच्छी तरीके से कमाते थे। अब कमाने का तरीका क्या था इनके पैसे का, देखो यहाँ पे, ही लिसन्स टू हिज क्लाइंट्स फॉर अबाउट 10 मिनट्स। अपने क्लाइंट्स को क्या 10 मिनट तक सुनते थे, ठीक, 10 मिनट सुनने के बाद फिर उनको क्या एडवाइस देते थे, ठीक है। मोस्टली इनके जो एडवाइस होते थे वो एक स्मार्ट गेस पे होते थे। देखो एक चीज मैं यहाँ पे कहूँ कि एक जो इंसान है, उस इंसान की जिंदगी में अगर मैं बात करूँ, किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर मैं बात करूँ तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। देखो एक जो इंसान है, कितना अमीर से अमीर हो, कितना गरीब से गरीब हो, ठीक है, वो हमेशा पैसा जो होता है, पैसे का प्रॉब्लम उसको रहता ही है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जितना आए उतना कम पड़े, तो एक मनी वाला प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है रिश्तेदारों वाला प्रॉब्लम, ठीक है।
कोई भी इंसान आज के डेट पे अपने रिलेटिव से खुश नहीं होता है, ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो दिक्कत आ जाता है वो यह रहता है, अगर कोई शादीशुदा है तो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और चौथी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वो जो आपकी आ जाती है वो यह होता है कि मैं जिंदगी में मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन जितना मुझे मिलना चाहिए वो उतना मिल रहा नहीं है। ये जो चार चीज है, ये चार जो कॉमन प्रॉब्लम है, ये एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से पता था और वो हमेशा हमेशा इसी स्मार्ट गैस पे क्या करता था, लोगों को सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करता था और लोग इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हो जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजर की अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो ये एस्ट्रोलॉजर आज से कई साल पहले ये क्या आया था, ये अपना जो गांव था ये गांव छोड़कर आ चुका था, ठीक है। अब गांव छोड़कर आया था तो ऐसा कुछ नहीं था कि इसका बहुत अच्छा प्लान था, बहुत बढ़िया प्लान था, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ठीक है। अगर वो आज भी अगर अपने गांव में रहता तो बट ऑब्वियसली बात है उसके जो एंसेस्टर्स मतलब क्या होता है, जो उनके पूर्वज थे, जो उनके पूर्वज जिस तरीके से फार्मिंग किया करते थे, अपने फैमिली के साथ घर पर रहा करते थे, उसी तरीके से ये जो एस्ट्रोलॉजर भी उसी तरीके से अपनी जिंदगी का काटता। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये अपना जो घर है ये घर छोड़कर 100 मील दूर क्या आ चुका। अब एक विलेजर के लिए अपना गांव छोड़कर आना एक अलग अजनबी शहर में या फिर अजनबी जगह पे, ये उसी तरीके से होता है जैसे 7 समुंदर पार करके दूसरे देश में एक इंसान को जाना, ठीक है। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजर यही बात को ध्यान रखता है, ठीक है, इसी चीज को ये हमेशा ये क्या याद करता रहता है। अब ये क्यों छोड़कर आया था, क्या रीजन थे छोड़कर आने का, ये सारी चीजों के बारे में हमें लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर का मैं बात करूं, रोजाना की तरह ये अपना काम करके पूरा दिन मेहनत करके मतलब लोगों की किस्मत देख के ये क्या कर रहा था, ये वापस क्या लौट रहा था और सभी जगह अंधेरा क्या हो चुका था। और यहाँ पे एक चीज बताओ, ये जो एस्ट्रोलॉजर था, ये एस्ट्रोलॉजर खुद का लैंप लेके कभी नहीं बैठता था। अब ये गांव का मार्केट था, ठीक है, वहां पे जो लैंप थी वो कैसी थी, वो जो आपकी मैनुअल लैंप्स होती, जो पुरानी ओल्ड लैंप्स हुआ करती थी, जहाँ पे आपके रॉकेल डाला जाता था, फिर एक बाती निकाली जाती थी और लाइट किया जाता था, उसी तरीके से लैंप थी। और उसी वजह से यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर को भी उस दर से क्या रोशनी क्या मिल जाती थी। अब धीरे धीरे सभी दुकानें बंद होने लगी तो एस्ट्रोलॉजर को भी एक संकेत मिल गया कि हाँ भाई अब दुकानें बंद हो रही, अब मेरा भी टाइम हो गया, अब मुझे क्या चले जाना चाहिए। अब जैसे ही वो पैक कर रहे थे तो वहां पे एक अजनबी, आपको जैसे इमेज में यहाँ पे दिख रहा होगा, वहां पे एक उनको क्या दिखने मिल गया, एक स्ट्रेंजर पर्सन दिखने मिल गया जो इधर उधर क्या हड़बड़ाया हुआ था, कुछ ढूंढ रहा था। तो ये एस्ट्रोलॉजर क्या सोचता है, एस्ट्रोलॉजर ये सोचता है कि भाई चलो जाते जाते भी क्या कर देते हैं, थोड़ी पॉकेट जो है हम हैवी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो एस्ट्रोलॉजर है उस स्ट्रेंजर पर्सन को क्या पोक करता है, पोक करता है, उसको बोलता है कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, क्या इश्यू है। ये स्ट्रेंजर पर्सन इग्नोर करता रहता है, फिर भी ये क्या करते रहते, पोक क्या करते थे। एट लास्ट यहाँ पे जो बंदा है वो जाके क्या बैठ जाता है और एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज करता है, उसके स्किल्स पे चैलेंज करता है कि अगर तुम्हें क्या करना, तुम्हें मेरे बारे में क्या कुछ बताना, मेरे भविष्य के बारे में बताना, मेरे पास्ट के बारे में, दोनों ही चीजें आपको क्या बतानी है। अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में बहस चलती है, थोड़ी सी बार्गेनिंग भी होती है और बार्गेनिंग के बाद अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर बताता है, अब एस्ट्रोलॉजर वही अपनी पुरानी टेक्निक यूज करता है जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ में पैसे की कमी। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेंजर पर्सन है ना भड़क जाता है, ये क्या कहता है, ये कहता है ये सब फालतू चीजें मत बताओ, ठीक है, ये सब फालतू चीजें मत बताओ, मुझे एग्जैक्ट और जेन्युइन चीजें यहाँ पे बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे अब जो ये जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है, इस स्ट्रेंजर पर्सन का नाम क्या रहता है वो आगे आपको मैं बता रहा हूँ, आगे कहानी में ही है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है ये क्या कहता है, अपनी जो सिगार होता है वो जलाता है। अब जब सिगार जलाता है, आपने मूवीज में देखा होगा ना कि जैसे एक माचिस जलती है, अंधेरा रहता है, बॉलीवुड मूवीज में अंधेरा होता है तो सामने वाले का चेहरा दिखता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी पूरा अंधेरा था। तो जैसे ये माचिस लाइट करता है, अपना सिगार लाइट करता है, तो ये जो बंदा होता है इस बंदे का क्या चेहरा देखने मिलता है। और ये बंदे का चेहरा देख के ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये घबरा जाता है, इसके पसीने वसीने क्या एकदम छूटने लगते हैं। और ये कहता है, एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं तुम्हारी ये किस्मत नहीं देख सकता, मुझे घर जाना, मुझे बहुत ज्यादा क्या लेट हो रहा है। लेकिन अब ये जो बंदा है, ये बंदा कहाँ छोड़ता नहीं, अब तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया तो तुम मुझे बता के ही जाओगे, ठीक है। अब फिर अगेन इनके बीच में थोड़ी बहस होती है, थोड़ी सी बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग होने के बाद अब जो एस्ट्रोलॉजर हो जाता है वो डरते डरते तैयार हो जाता है कि अब चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारा क्या फ्यूचर बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही फ्यूचर बताने की यहाँ पे शुरू करता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो एस्ट्रोलॉजर वापस वही अपनी पुरानी टेक्निक यूज करता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेंजर पर्सन होता है वो कहता है कि भाई
मुझे आलतू फालतू चीजें नहीं बतानी है, मुझे जेन्युइन चीजें बताओ। तो फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हें एक बार जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया गया था, एक बार तुम्हें जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूं? ठीक है, अब ये चीज सुनने के बाद, ठीक है, ये चीज सुनने के बाद जो स्ट्रेंजर पर्सन थोड़ा शॉक होता है। फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है तुम्हें यू वर स्टैप्ड एंड थ्रोन इनटू द वेल, तुम्हारे सीने में क्या खंजर घोपा गया था और तुम्हें क्या फिर उसके बाद कुएं में क्या फेंक दिया गया था मरने के लिए। ठीक है, तभी वो जो बंदा है उसको अपनी जो पुरानी जो जख्म होते हैं वो ताज़ा हो जाते हैं, वो अपना कुर्ता जो येलो कुर्ता इसने पहना है ये फाड़ के वो अपना जख्म क्या दिखाने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं कब अपना बदला ले पाऊंगा, जिस इंसान ने क्या मेरे छाती पे जिसने खंजर गाड़ा था उसके मैं बदला कब ले पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई करता है कभी नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने खंजर आपको मारा था वो आज से 4 महीने पहले ही उसकी क्या लॉरी से क्या डेथ हो चुकी है, एक एक्सीडेंट में उसकी क्या डेथ हो चुकी है। जहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो स्ट्रेंजर पर्सन, इस स्ट्रेंजर पर्सन का नाम ही क्या होता है, गुरुनायक होता है। अभी जो गुरुनायक, तो उस टाइम पे एक जो बंदा है वो क्या कहता है, आपका खंजर मारता है और खंजर मार के उसको कुएं में गिरा देता है। वही इसकी किस्मत अच्छी होती है कि वहां से आप आसपास से एक आदमी गुजर रहा था और उसने उसकी जान बचा ली थी। फिर उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर वो कहता है गुरुनायक से कहता है कि तुम वापस से अपने गांव क्या चले जाओ। ठीक है, वापस से अपने गांव चले जाओ, क्योंकि तुम जो बदला लेने के लिए यहाँ पे आओ अब वो तुम बदला ले नहीं पाओगे, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, वो मर चुका है। अब तुम्हें कभी भी वो बंदा मिलेगा नहीं। ठीक है, और कभी भी तुम वापस लौटकर इस दिशा में आना मत, क्योंकि वापस तुम इस दिशा में लौट कर आए तो तुम्हारी जान को क्या बहुत बड़ा खतरा होगा। फिर एस्ट्रोलॉजर अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधता है और अपने घर पे चला जाता है। जब घर पे जाता है तो एस्ट्रोलॉजर की जो वाइफ होती है वो घर पर उसका इंतजार करती रहती है बाहर बैठकर। जैसे ही एस्ट्रोलॉजर आता है वो उससे पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों आए, इतना देर क्यों आए। तो एस्ट्रोलॉजर कुछ कहता नहीं है, बस वो जो सिक्के उसने गुरुनायक से कमाया था वो सिक्के दे देता है। और वो सिक्के जैसे ही देता है तो जो एस्ट्रोलॉजर की वाइफ होती है वो पैसा देख के खुश हो जाती है, हो जाती है, खुश हो जाती है, स्माइल हो जाता है। खुश रहने का रीजन क्या था, पैसे बहुत मिल गए, ये नहीं, क्योंकि उन पैसों से वो क्या, उसका जो बच्चा है, एस्ट्रोलॉजर का जो बच्चा है वो एक डिमांड कर रहा था कि उसको मिठाई खानी है। तो अगले दिन क्या लेती है, वो नारियल लेती है, शुगर लेती है, ठीक है, और मिठाई क्या बनाती है अपने बच्चे की। ठीक है, फिर दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर खाना पीना खाता है, आराम करता है, फिर बताता है कि आज मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ क्या कम हो चुका। तो उसकी जो वाइफ बोलती है बहुत बड़ा बोझ मतलब क्या। तो फिर वहां पे वो बताता है कि जब मैं अपने अडल्टहुड में था, ठीक है, जब मैं युद्ध में था तो मैंने नादानी में, मैं बहुत नादान था और मैं बहुत मस्ती किया करता था, तो मैंने अल्कोहल पी के एक इंसान के छाती में क्या कर दिया था, खंजर क्या मार दिया था। और मुझे लग रहा था कि जो वो इंसान है वो क्या हो गया, डेड हो चुका है, लेकिन आज वो इंसान मुझे जिंदा दिखाई दिया, तो इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि तुमने खंजर मारा था, तो बोलता है हाँ, तभी तो मैं अपना जो गांव है वो गांव छोड़कर फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने एस्ट्रोलॉजी चालू की, मैंने तुमसे शादी की। अगर मैं अपना घर छोड़ के नहीं, अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद आज हम साथ में नहीं होते। और ये चीज़ कह के फिर वो क्या हो जाता है, वो सो जाता है। और इसी तरीके से हमारी ये जो एस्ट्रोलॉजर वाली जो कहानी है वो खत्म होती है। तो हमने यहाँ पे हमारा पहला प्रोज 1.1 खत्म कर दिया। अब दूसरा प्रोज आते हैं। दूसरे प्रोज की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या आता है, ऑन सेइंग प्लेस। अब ऑन सेइंग प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसमें बेसिकली हम दो कहानी देखने वाले हैं, एक लिफ्टमैन की कहानी देखने वाले और एक बस कंडक्टर की कहानी क्या देखने वाली। इसमें दो लोग हैं, एक लिफ्टमैन है, एक लाइफ पैसेंजर है, एक पोलाइट कंडक्टर है और एक ऑथर नरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली लाइफ नहीं, ये लिफ्ट पैसेंजर है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, लिफ्ट पैसेंजर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पूरे चैप्टर में हम देखने क्या वाले, इस चैप्टर में बेसिकली हम यही देखने वाले हैं कि एक पोलाइटनेस का क्या इफेक्ट होता है, साथ ही साथ रूडनेस का क्या इफेक्ट होता है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों किस तरीके से फैलती है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम देखने वाले। तो कहानी, सबसे पहली कहानी शुरू होती है आपकी एक लिफ्ट में। ठीक है, एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट की बिल्डिंग थी, वहां पे एक लिफ्ट था, एक जो यंग मैन था वो उस लिफ्ट में काम किया करता था। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो कमर्शियल जगह होती है वहां पे आप लिफ्ट में भी जाओगे तो लिफ्ट में आपके एक गार्ड रहता है, उसको लिफ्ट मैन कहा जाता है। वो आपकी हेल्प करता है, आप बोलोगे उसको 5th बटन प्रेस करने, बटन प्रेस करेगा, ठीक है, जो भी आप फ्लोर करोगे तो वो प्रेस करता है आपके बिहाफ पे। ठीक है, अब उसी दौरान पे एक लिफ्ट मैन, जो यंग लिफ्ट मैन था, वो आपका काम कर रहा था। तो उस टाइम पे जो एक बंदा अंदर आया लिफ्ट में, वो कहता है टॉप, क्या कहता है, टॉप।
टॉप के एक है, वो प्लीज नहीं कहता है कि टॉप प्लीज, एक होता है ना कि एक कर्टसी होती है, एक रिस्पेक्ट होता है, पोलाइटनेस होती है कि आप कोई भी चीज अगर कह रहे हो तो ऐसा रिक्वेस्ट करो। उसने रिक्वेस्ट नहीं किया, इसने ऑर्डर दिया, क्या कहा, टॉप। अब ये चीज सुनने के बाद जो लिफ्ट मैन था उसको गुस्सा आ गया, और जब भाई को गुस्सा आया तो गुस्से में उसने क्या किया, उस बंदे को लिफ्ट से बाहर निकाल के फेंक दिया। क्या कहते हैं, बाहर निकाल के फेंक दिया। अब जब बाहर निकाल के फेंक दिया तो ये खबर पुलिस तक पहुंची, तो पुलिस ने क्या किया, लिफ्ट मैन को पनिश किया। ठीक है, कि किसी को भी मारना क्या होता है, ये गलत बात होती है। हालांकि वो आपसे कितना भी रूड हो जाए, कितने भी इम्पोलाइट हो जाए, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप किसी को मार नहीं सकते। और एक चीज ये भी है कि हमारा जो लॉ है, लॉ हमेशा पनिश किस चीज के लिए करता है, अगर कोई इंसान चोरी करता है तो उसके लिए पनिश करता है। ठीक है, अगर कोई इंसान जो है किसी को मार रहा है तो उसके लिए पनिश करता है। अगर आपके साथ कोई रूड है या फिर आपसे कोई प्लीज नहीं कहता है तो लॉ की नजर में किसी तरह का क्राइम होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान हमसे रूडली बात करे तो उस रूडली बिहेवियर के बदले हम उसको मार नहीं सकते। अगर ऐसा हो जाए कि हर एक इंसान अगर प्लीज नहीं बोलता, अगर प्यार से बात नहीं करता है, तो हर इंसान अगर लड़ाई करने लगे तो दिन भर पूरी दुनिया में क्या हो, लड़ाई होती रहे। ठीक है, लेकिन ये जो लिफ्ट मैन होता है, लिफ्ट मैन को बहुत ज्यादा बुरा लगा, बिकॉज द मैन डिडंट रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि उस इंसान ने उस लिफ्ट मैन की क्या इज्जत नहीं की, इसलिए उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा और उसकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई। हालांकि अगर कोई चोट लगी होती तो चोट का उसको उतना दर्द नहीं होता जितना उसको उसकी जो रिस्पेक्ट नहीं हुई उसका दर्द मिला है। ठीक है, लेकिन लॉ है, लॉ किसी की फीलिंग्स अगर हर्ट होती है तो हर्ट होने पे क्या पनिश करता नहीं है। इससे जो लिफ्ट मैन है, इसलिए कहा जाता है कि जो लिफ्ट मैन को भले उसने कितना भी रूडली बात किया, उसको वॉयलेंस यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा सब उसको क्या कहते हैं। देखो एक चीज यहाँ पे हमने देखा है कि अगर आप किसी के साथ एक अच्छा व्यवहार करते हो तो उसका दिन अच्छा जाता है और वो बाकियों से भी अच्छा बिहेव करता हो, तो वो जो काइंडनेस होती है वो फैलती जाती है। उसी तरीके से एक रूडनेस भी होती है। अगर आप किसी से रूडली बात करते हो, आपका मूड खराब है, आप रूडली बात करो सामने वाले बंदे से, सामने वाले बंदे का भी मूड खराब हो जाता है, फिर वो किसी और पर्सन के पास जाता है, उसका भी मूड खराब हो जाता है। उसी तरीके से जो रूडनेस भी होती है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक क्या होती रहती है, वो फैलती रहती है। ठीक है, जो हो सकता है कि जो रूड मैन था, जिसने लिफ्ट मैन से अच्छे से बात नहीं की, वो भी शायद उससे भी किसी ने शायद बुरी तरीके से बात किया, जिसकी वजह से उसका मूड खराब हो गया था, और वही चीज उसने क्या की, लिफ्ट मैन को पास की। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर एक कोई रूड एक्ट किसी भी इंसान का पूरा जो दिन है वो बेकार क्या कर देती। ठीक है, हालांकि लेकिन फिर भी जो लिफ्ट मैन था वो गलत था, लिफ्ट मैन को ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वहां के जो लोग थे उनको बुरा लग रहा था लिफ्ट मैन के लिए। क्योंकि उसकी इज्जत नहीं की गई थी, उसको रेस्पेक्ट पे नहीं किया गया था। ठीक है, किसी को भी प्लीज बोलना, थैंक यू बोलना, ये क्या दिखाता है, ये गुड मैनर्स दिखाता है। ठीक है, बहुत छोटे वर्ड है, लेकिन ये जिंदगी जीने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर एक हैप्पीली लाइफ आप जीना चाहते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, किसी को भी ऑर्डर करने से अच्छा है कि आप क्या करो, उससे रिक्वेस्ट करो। ठीक है, ये चीज है। तो ये हमारे लिफ्टमैन की कहानी होगी। अब हम दूसरी कहानी देखते हैं जो हमारी किसकी, बस कंडक्टर की। अब एक जो हमने देखा वो हमने रूडनेस की देखी, अब जो दूसरा हम देखने वाले, ये हम देखने वाले आपके पोलाइटनेस की। अब जो राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करते हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक पोलाइट, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही काइंड बस कंडक्टर के बारे में बात करें। हालांकि अगर हम बात करें, कुछ कंडक्टर्स ऐसा होते हैं बहुत ज्यादा रूडली होते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन ये जो बस कंडक्टर जो ऑथर को मिला, जो नरेटर को मिला, ये बहुत ही ज्यादा काइंड है और बाकी कंडक्टर से बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, ये हर एक पैसेंजर को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से उनसे क्या बिहेव करता है। और राइटर ने इसको एक नाम भी दिया है। नाम क्या दिया, देखो यहाँ पे, द पोलाइट कंडक्टर क्या नाम दिया है, जहां पे उसकी जो गुड मैनर्स है उसको वो प्रेस कर रही है। अब एक दिन होता क्या है, जो राइटर होता है, जो राइटर बस पे क्या चढ़ता है और वो पाता है कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। ठीक है, एंड फाउंड ही हैड नो मनी, इसके पास कोई भी पैसा नहीं है, मतलब जेब खाली है, जल्दी जल्दी में चढ़ा था तो उसका जो बटवा था वो शायद घर पे ही छोड़ गया था। तो उसने क्या किया, हॉनेस्टली जो बस कंडक्टर था उसको बोल दिया कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। तो यहाँ पे अब कोई और बस कंडक्टर होता तो क्या करता, रूडली बात करता, बस से बाहर निकाल देता। लेकिन ये जो बस कंडक्टर ने ना रूडली बात किया, ना उसको बस से उतारा। उसने क्या किया, उसने कंडक्टर ने आपके जो टिकट थी, टिकट का जो अमाउंट था उसने अपनी जेब से भरा, और जो नरेटर था उसको टिकट वो दे रहा था। और उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगली बार जब वापस नरेटर बस में आएगा तो उसको वो अमाउंट पे कर देगा। लेकिन लकीली अगर मैं बात करूं, जो नरेटर था, हमारा जो राइटर है, उनको क्या मिल गया, उनको एक कॉइन मिल गया और उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, वो अमाउंट पे कर दिया। अब लेकिन ये जो नरेटर था उसका जो दिल था, दिल कहीं ना कहीं बस कंडक्टर ने छू लिया था। क्यों छू लिया था, उसकी काइंडनेस की वजह से छू लिया था। डन।
नेक्स्ट, अब दूसरा दिन हुआ, वापस जो राइटर था उसी बस में गया और उसी बस में वापस पोलाइट कंडक्टर था। अब भीड़ भाड़ बहुत थी, तो जो पोलाइट कंडक्टर था वो गलती से जो नरेटर यानी जो हमारा राइटर है उनके पैरों पे क्या चढ़ गया। अब पैरों पे चढ़ने के बाद उसने वो पैर अपना पैर उठाया उनके पैरों से और हंस के उसने क्या किया, आई एम सॉरी। अब दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था नरेटर को, लेकिन बस वो आई एम सॉरी की वजह से उनका आधे से ज्यादा जो दर्द था वो क्या खत्म हो चुका था। अब राइटर ने धीरे धीरे उस बस कंडक्टर को नोटिस करना शुरू किया, जहां पे उसने देखा कि जो बस कंडक्टर हमेशा फ्रेंडली है, चाहे वो कोई ओल्ड पीपल हो, ठीक है, उनकी हमेशा मदद भी करता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी मदद भी करता है, अब बच्चों के साथ हंसी मजाक भी करता है, इवन जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको चढ़ने और उतरने में भी क्या मदद करता है। हालांकि जो बस कंडक्टर था वो बस में सभी का जो मूड था वो बहुत ही हैप्पी और उनको हमेशा कंफर्टेबल करके क्या वो जर्नी क्या कवर करवाया करता था। अब जो कंडक्टर का जो गुड मूड और जो पोलाइट नेचर था वो पूरा का पूरा बस में फैल रहा था और बस में जितने लोग भी थे ट्रैवल करते थे उन सभी में क्या वो क्वालिटीज इनकलकेट हो रही थी। हालांकि कितना भी सैड से सैड बंदा हो, कितना भी गुस्से से गुस्सा बंदा हो, ठीक है, वो बस कंडक्टर की वजह से क्या स्माइल करने लगता था, उसके गुड बिहेवियर की वजह से स्माइल करने लगता था। ठीक है, गुड मैनर्स भी बैड वंस की तरह ही होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप किसी से रूडली बात करो तो वो सामने वाला बंदा भी जाएगा, उसका मूड खराब होगा तो किसी और से रूडली बात करे। उसी तरीके से आप किसी से अगर प्यार से अगर बहुत अच्छी तरीके से बात करते हो तो वो भी चीज़ क्या उसी तरीके से क्या फैलती जाती है। आप किसी से अच्छे से बात करो, वो सामने वाला बंदा भी जाएगा, उसका मूड अच्छा होगा, वो किसी और से भी अच्छे से बात करेगा, तो वो क्या उसी तरीके से फैलता रहता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो राइटर है वो कहते हैं कि हमें वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम द कंडक्टर, हमें कंडक्टर से चीजें सीखनी चाहिए कि एक जो एक्ट है, एक छोटा सा जो एक्ट है पोलाइटनेस का, वो क्या कर सकता है, वो लाइफ को और अच्छा कर सकता है और दूसरों के लिए भी क्या अच्छा बना सकता है। वो कहता है कि हमें लिफ्ट मैन की तरह एंग्री नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा काम और पोलाइट रहना चाहिए। पोलाइटनेस एक वीकनेस नहीं है, एक पावरफुल तरीका है कि हम अपनी स्ट्रेंथ जो है दिखा सके, जो कंट्रोल करने की जो शक्ति है वो दिखा सके। ये उसी तरह है जैसे लॉर्ड चेस्टरफील्ड। अब आप पूछोगे सर लॉर्ड चेस्टरफील्ड क्या है? लॉर्ड चेस्टरफील्ड बेसिकली ये उस टाइम की बात है जब आपके जो लंदन है, लंदन में रोड्स बन रहे थे और ठीक है, और बाजू का फुटपाथ था, वही एक ऊंचा स्थान था जहां से लोग सूखे के आ जा सकते थे। लेकिन आपको पता ही है कास्टिज्म चलता था, हाई क्लास लो क्लास वाली चीजें चलती थी, तो जो हाई क्लास वाले लोग थे वहीं से वो उस फुटपाथ पे जा सकते थे, लो क्लास वाले जा नहीं सकते थे। एक दिन वो वहां से जा रहे थे, तभी एक रूड बंदा आया, कहता है कि वो क्या कहता है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंडल, मतलब एक गाली देते हैं वह, उसने क्या कहा कि मैं ये जो रास्ता है ये किसी स्काउंडल को जाने के लिए नहीं दे सकता। लेकिन लॉर्ड चेस्टरफील्ड चाहते तो गुस्सा हो सकते थे, उस पर भड़क कर सकते थे, लेकिन वो भड़के नहीं, गुस्सा नहीं हो, उन्होंने बस एक चीज कही कि आप भले नहीं प्रोवाइड करते होंगे किसी स्काउंडल को ये रास्ता, लेकिन मैं जरूर प्रोवाइड करता हूँ। और बहुत ही पोलाइटनेस से उन्होंने क्या जवाब दिया, और जवाब देकर वो कुछ हाल उसी तरीके से हो गया कि सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो दूसरा प्रोज है, दूसरा प्रोज भी हमने कवर कर लिया। अब चलो अब आते हैं हमारे तीसरे प्रोज। तीसरा प्रोज क्या हमारा, द कॉप एंड द एंथम। अब जब मैं द कॉप एंड द एंथम की बात कर रहा हूँ तो ये द कॉप एंड द एंथम में कैरेक्टर्स कौन से हमें देखने मिलते हैं। एक तो हमें सोपी देखने मिलता है, ठीक है, एक पुलिसमैन देखने मिलेगा और कुछ वेटर्स हमें देखने मिलेंगे। थीम क्या है, थीम यही है कि ये एक फाइट है, एक तरह की लड़ाई है रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, एक सर्च है एक नए जगह के लिए, ठीक है, जहाँ पे जो प्रोटागोनिस्ट है, प्रोटागोनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर जो हीरो है, मेन लीड है हमारी कहानी का, उसको क्या मिल सके, ठंडी जहाँ पे वो गुजार सके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कहानी शुरुआत किससे होती है, कहानी शुरुआत होती है सोपी से। सोपी कौन है, आपको दिखाता हूँ, देखो। सोपी एक बहुत ही गरीब आदमी है जो कि सड़कों पे रहता है, ठीक है, और ठंडी का मौसम आ रहा था, ठंडी के मौसम में ठंडी बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है, इसलिए वो क्या चाहता था कि पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर ले और उसको जेल में डाल दे, ताकि उसको वहां पे खाना भी मिल जाएगा और ठंडी में गुजारने के लिए जगह भी क्या मिल जाएगी। अब इसके लिए वो कई सारी तरकीबें अपनाता है कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि पुलिस वाले मुझे आए और जेल में क्या डाल दे। इसलिए वो क्या करता है, वो सबसे पहले चीज एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाता है। जब एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में आप जाओगे ना तो वहां पे एक बंदा रहता है, गार्ड रहता है, जो आपके लिए दरवाजा खोलता है या बंद करता है, ठीक है, और आपका वेलकम करता है। उसी तरीके से टुपी भाई भी एक बहुत फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पे वो सोचते हैं कि अब इस रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मैं खाऊंगा पीऊंगा और फिर बिना पैसे दिए मैं क्या वहां से क्या मैं बाहर निकल आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो एंटर करते हैं, वहां का जो गार्ड होता है, जो वेटर होता है, वो क्या सोपी के जो पुराने फटे कपड़े होते हैं वो क्या देख लेता है,
अब वो देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये बंदा क्या कर पाएगा, ये बंदा पैसे तो दे नहीं पाएगा, इसको अंदर भेजूंगा तो ये मुफ्त का खाब क्या आएगा। इस वजह से वो उसको अंदर घुसने ही नहीं देखता और उसको गेट से ही क्या बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे जो पहला सपना था सोपी का जेल जाने का और जो कोशिश थी वो क्या नाकामयाब हो गई। अब सोपी टेंशन में आ गया, मैं करूँ तो करूँ क्या। वो मार्केट में निकलता है, तो वो देखता है एक पुलिस वाला सामने खड़ा हुआ है। वहाँ पे एक दुकान है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो किसका है, वो ग्लास का है। अब सोपी सोचता है मैं पत्थर उठाऊं, पत्थर उठा के वहाँ पे फेंक दूंगा, कांच टूटेगा, पुलिस वाला आएगा, दुकानदार आएगा, मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो सेम एग्जैक्ट चीज़ें करता है, वो पत्थर उठाता है, वो कांच पे क्या फेंकता है, कांच टूटता भी, लेकिन पुलिस वाला आता है लेकिन सोपी को पकड़ता नहीं क्योंकि सोपी भागा नहीं। वो किसको पकड़ता है, वो किसी और इंसान को पकड़ता है जो दूर वहां पे भाग रहा होता है। क्योंकि देखो एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप कोई भी गलती करोगे तो सब यही सोचते हैं कि जो गलती करता है वो वहां पे तो रुकेगा नहीं, वो तो भाग जाएगा, और सोपी तो वहीं पे रुका। इससे पुलिस वाला सोचा कि वो गुनेगार नहीं, कोई और गुनेगार है। दुकानदार वाला भी निकला, लेकिन दुकानदार ने उस पर शक किया, सोपी पे नहीं शक किया, और वो भी उसी बंदे के पीछे क्या भागने लगा। और यहाँ पे भी एक और जो कोशिश थी वो भी क्या हो गई, नाकामयाब हो गई। फिर उसके बाद अब सोपी है वापस से जाता है, एक और कोशिश करने के लिए आता है एक चीप कैफे में। कहाँ जाता है, एक चीप कैफे में जाता है, एक सस्ते से कैफे में जाता है। सस्ते से कैफे में जाता है, वहाँ पे अचानक से वहाँ पे मस्त खाता पीता एकदम भट पे खाता है, कॉफ़ी वॉफ़ी सब मंगाता है। मांगने के बाद अब वहाँ पे वेटर जाते हैं, बिल लाता है, तो वो कहता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। अब वो सोचता है, वो मनी मन बहुत ज़्यादा खुश होता है, यार अब तो ये लोग पुलिस वाले को बुलाएंगे और मेरा कंप्लेंट कर देंगे और वो मुझे जेल में डाल देगा। लेकिन ऐसा होता है नहीं, सारे के सारे वेटर्स आते हैं उस कैफे के, उसकी धुलाई करते हैं और उसको बाहर क्या निकाल देते हैं। फिर वापस से जो एक सपना था सोपी का जेल जाने का वो भी अधूरा है, तो बंदा जेल जाना चाहता है आगे। फिर उसके बाद वो वापस से निकलता है, स्ट्रीट पे निकलता है, बड़ी मार्केट होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, पुलिस वाला भी सामने होता है। तो वो क्या सोचता है कि मैं यहाँ पे एक नौटंकी करूँगा, एक एक्टिंग करूँगा कि जैसे मैं एक अल्कोहलिक पर्सन हूँ, मैं ड्रंक क्या लो, मैंने पिया हुआ है और मैं ज़ोरों से चिल्लाऊंगा, फिर मुझे पुलिस वालों का अटेंशन मिलेगा और मुझे लोगों को डिस्टर्ब करने के क्राइम में मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। वही सेम चीज़ वो करता भी है, पुलिस वाला देखता भी, लेकिन उसको इग्नोर करता है। वो क्या सोचता है कि कॉलेज का बंदा है जिसने फुटबॉल मैच अपनी जीती और वो उसी का इंजॉयमेंट कर रहा है और उसको इंजॉय करने के लिए देता है। और फिर वापस से आपका जो सोपी का जो सपना है वो अधूरा रह जाता है। फिर लेकिन सोपी भाई देखो हार नहीं मानते, इनसे सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो गोल सेट किया जेल जाना है मतलब जाना ही है। तो यहाँ पे देखो सोपी क्या करते हैं, सोपी भाई एक दुकान में जाते हैं, एक बंदा होता है उसने छाता रखा होता है। अब सोपी क्या सोचते हैं कि मैं छाता चुरा लूंगा, छाता चुराने के बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं जाके आपका इसके बाद इसका अम्ब्रेला छुपा लूंगा और अम्ब्रेला चुराने के बाद मैं कहाँ पे, ये पुलिस को बुलाएगा और मुझे जेल में डालेगा। फिर अगेन यहाँ पे जो सोपी है उनसे कहते हैं कि भाई मेरा जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला दे दो। तो वो बंदा भी थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, डरने लगता है, घबराने लगता है कि वो भी श्योर नहीं था, क्योंकि सोपी बहुत कॉन्फिडेंट में कह रहा था कि ये अम्ब्रेला मेरा है, प्लीज़ मुझे मेरा अम्ब्रेला दे दो, अगर तुम्हें इतना ही डाउट है तो फटाफट जाओ पुलिस में क्या कर दो, कंप्लेंट कर दो। लेकिन सोपी है, ठीक है, वो बंदा भी डर जाता है कि शायद मेरे से ही गलती हो गई होगी, मेरा ही छाता नहीं होगा, मैंने गलती से उठा लिया, तो वो छाता देके चला जाता है। अब सोपी बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, क्या हो जाता है, निराशिया हो जाता है। अब सोपी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है, उसने कई ज़्यादा कोशिश की कि वो कहाँ जाए, वो जेल जा सके, लेकिन जेल जा पाया क्या, नहीं जा पाया। और जितनी भी तरकीबें उसने अपनाई वो सारी की सारी तरकीबें क्या रह गई, अधूरी रह गई। अब सोपी चलता रहता है, एक रास्ते पे चलता रहता है, तो वहीं पे एक ओल्ड चर्च होता है, ओल्ड चर्च पे एक सॉफ्ट सा म्यूजिक चलता रहता है। सॉफ्ट सा म्यूजिक सुनने के बाद अब सूफी को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब उसके बाद अच्छी लाइफ हुआ करती थी, जॉब हुआ करता था, फैमिली हुआ करती थी, उन सभी के दिन याद आने लगते हैं। और फिर सूफी डिसाइड करता है कि अब मैं बदलूंगा और मैं एक अच्छा इंसान वापस बनूंगा और एक अच्छी लाइफ जीऊंगा। लेकिन तभी वहां पे पुलिस वाला आता है, उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या करो। सूफी कहता मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सोपी कुछ नहीं कर रहा था, इसी चक्कर में उसे क्या जेल में डाल दिया जाता। और फिर वो ठंडी के जो मौसम है वो जेल में क्या काटता है। तो देखो ये पूरी कहानी रही। अब अगला अगला क्या आता है हमारा, बिग डाटा और बिग इनसाइट्स। चलो जो हमारा 1.4 है, चलो फटाफट ये भी कवर करेंगे। देखो बिग डाटा मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता दूं, दिख जाएगा सर भी। अब यहाँ पे आ सर, गाइस ओमकार सर के लिए गाइस ओमकार सर के लिए एक हार्ट चला दो फटाफट यार, जितना हार्ट चला सकते हो उतना हार्ट चला दो।
सुबह से लेके अभी तक आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी 29 मिनट का वीडियो हो गया है और ये 29 मिनट मैं पूरा सुन रहा था, तो ये आगे का पार्ट आपको सुनना है। चलो अब यहाँ पे बिग डाटा की बात करते हैं। अब बिग डाटा की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। एक रीजन की वजह से मैंने बंद कर दिया था। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोला, बिग डाटा ने क्या कर दिया, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज कर दी, अपने खाने से लेकर, अपने हेल्थ से लेकर, अपने ट्रैवल से लेकर, साइंस से लेकर, हर एक चीज में। अब कोई भी जो ऑनलाइन एक्टिविटी हम जो करते हैं वो क्या करता है, वो एक मैसिव डाटा क्या क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि एनालाइज किया जाता है पैटर्न्स फाइंड करने में, ट्रेंड्स फाइंड करने से, ठीक है। जब इंडस्ट्रीज है वो क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज इन डाटा को यूज करती है ताकि वो एक बड़ा एडवांटेजेस क्या क्रिएट कर क्या गेन कर सके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या आती है, लोकेशन ट्रैकिंग। अब लोकेशन ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लोकेशन ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूं, जो बिग डाटा हेल्प करता है जीपीएस और गूगल मैप्स को, ठीक है, जहां पे हमें क्या रियल टाइम ट्रैफिक रूट, ठीक है, रियल टाइम जो रूट जो होते हैं, ठीक है, सेफ्टी अपडेट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर मुझे यहाँ से अगर गुड़बंदर जाना है तो कितना ट्रैफिक है, कौन सा रास्ता से, ये सारी चीजें मुझे क्या आपके मिल जाती है, जीपीएस के थ्रू मिल जाती है। कैसे पॉसिबल हो पा जाता है, ये आपके बिग डाटा की मदद से क्या पॉसिबल हो पाता है, समझ में आ गया। जहां पर ये अलाउ भी करती है कि हम हमारे जो गुड्स को ट्रैक कर पाए, उनकी कंडीशन को ट्रैक कर पाए, ठीक है। जो लॉजिस्टिक कंपनीज जो अलाउ करती है कि हम डिलीवर कर पाए फास्टर, सेफर और रिलायबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स। और जो वेदर सेंसर्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, वो ह्यूज डाटा क्या कलेक्ट करते हैं, जिससे यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग होती है। आपने सुना होगा कई बार बारिश होगी, मेरे इलाके में तो कैसा हुआ है कि कई बार रेड अलर्ट होता है और फिर उस दिन तो पक्का होता है कि बारिश होती ही नहीं है, एकदम मजा आ जाता है। तो उस तरीके से चीजें भी होती है, ठीक है, जहां पर नेचुरल डिजास्टर के बारे में हमें वार्निंग मिलती है, ठीक है, ग्लोबल वार्निंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और साथ ही साथ जो हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कौन से लोकेशन पर नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और नहीं है। क्या भाई कैमरा तुम ब्लर कर रहे हो यार, जिंदगी ब्लर हो जाएगी। चलो आ जाओ सामने, ना बात, ठीक है। फिर आता अब क्या आता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री आता है। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आज लोग जो स्मार्ट वॉचेस यूज करते हैं, हेल्थ एप्स यूज करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, क्या अपना हार्ट रेट क्या ये करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए, स्लीप, एक्सरसाइज, हेल्थ डाटा पूरा मिलता है। फिर ये जो बिग डाटा होता है, ये बिग डाटा जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ताकि जो पेशेंट्स को वो प्रॉपर्ली क्या डायग्नोज कर, उनका प्रॉपर्ली इलाज क्या कर पाए, ठीक है, पेशेंट्स के कंडीशंस को क्या कर पाए, मॉनिटर कर पाए, और उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, वो पर्सनलाइज एडवाइस क्या देते हैं। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या था, चौथा क्या था, चौथा था बैंकिंग, फाइनेंसिंग और ट्रेडिंग। अब जो बिग डाटा है हेल्प करता है बैंक्स को, फाइनेंस कंपनीज को, उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स क्या समझने के लिए, ताकि वो एक सूटेबल प्लान क्या बना सके। अब ये डिटेक्ट करते हैं फ्रॉडनेस को, ये साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, ट्रांजेक्शन इश्यूज को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, और सर्वर लोड्स को भी मैनेज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इसका जो यूज है एससीसी द्वारा भी क्या यूज किया जाता है, ताकि जो इलीगल ट्रेड्स है वो हम क्या कर सके, हम उससे ये कर सके, बचा सके, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पे रोक लगा सकते हैं, और जो एल्गोरिदम्स जो होते हैं कि रैपिड बाइंग होती है, रैपिड सेलिंग होती है, ये सारी चीजें क्या कर सके, हम उस पर कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो बिग जो डाटा होता है मैचेस में, ट्रेनिंग में क्या यूज किया जाता है, सेंसर्स होते हैं इक्विपमेंट्स में लगाए जाते हैं, ताकि जो प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है, उनकी जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम को स्टडी किया जा सके और उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इनिशिएटिव्स के लिए जा सके। फिर एडवर्टाइजिंग होता है, एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, बिग डाटा को हेल्प करते हैं ताकि जो यूजर है उसके बिहेवियर को हम क्या कर सके, ठीक है, उसके बिहेवियर को हम लोग क्या कर सके, आपका टारगेट क्या कर सके। प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, जो क्या करते हैं पूरे डाटा को एनालाइज करते हैं, इंटरेस्ट को विजिट करते हैं, वो कहाँ पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है। विजिट करने के बाद आपने देखा होगा कि अगर आप अमेजोन पे जाके कोई चीज सर्च करो, वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिलती है, फेसबुक पे भी देखें, इवन यूट्यूब पे भी ऐड आपको उसी का क्या आने लगता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से वो यूज किया जाता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के लिए। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एंटरटेनमेंट मीडिया में, अब एंटरटेनमेंट और मीडिया में भी बिग डाटा यूज किया जाता है ताकि जो रिकमेंडेड कंटेंट है वो क्या वो देख सके। अब रिकमेंड कैसे किया जाता है, कंटेंट जो पास्ट व्यूज होते हैं उसके बेसिस पे कंटेंट्स का रिकमेंडेड किए जाते हैं, ठीक है। आपके प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब ये यूज करते हैं क्या, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है। टीवी ब्रॉडकास्टर्स यूज कर टीवी ब्रॉडकास्टर्स इसको यूज करते ताकि व्यूवर्स को टारगेटेड एड्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो दिखाए जा सके। फिर है
फिर आता आपका क्या आता है, एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में भी जो बिग डाटा है उसने बिग डाटा ने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, उनके लर्निंग पैटर्न्स को ट्रैक करता है, स्ट्रेंथ्स को ट्रैक करता है, वीकनेस को ट्रैक करता है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या कस्टमाइज कोर्स क्या बनवा के देता है, जो कि अच्छे करियर के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। ये हेल्प करता है रिसर्च में भी, जोग्राफिकल स्टडीज में भी, गवर्नमेंट ऑपरेशंस में भी, और ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए भी। समझ में आ गया, जो कि एक पावरफुल टूल है आपके मैनकाइंड की स्टडी के लिए। क्लियर हो गया, इतना पार्ट समझा आप सभी को। अब यहाँ पे भाई हालत एकदम खराब हो गया है, ठीक है। मैं मॉर्निंग का 5 बजे का उठा हुआ हूँ, 5 बजे से मैं आपकी पीपीटी बना रहा हूँ, रात को मैं सोया 2-2:30 बजे था, ठीक है। वो आपने जो माइंड मैप देखा था वो सबका, तो भाई एक हार्ट चलना चाहिए चार्ट सेक्शन, क्योंकि वही मोटिवेशन देगा। आप मेरी आके देख सकते हो, लेकिन फिर भी स्माइल नहीं गायब हो रही, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात आपका एग्जामिनेशन है, तो अब जीडीए है, जीडीए महाराष्ट्र है, जीडीए महाराष्ट्र की पूरी टीम आपके लिए बहुत दिल लगा के काम कर रही है यार, सच में बहुत दिल लगा के काम कर रही है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ यार। सेशंस दिए जा रहे हैं तो करो। ऑलरेडी मैंने अगर आज बात करूँ, आज मॉर्निंग में कई सारे सेशंस हुए हैं, लेकिन फिर भी ये सेशन मैंने दिया है। क्यों, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम चाहती है कि आपका पूरा जो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, आप किसी मतलब एग्जाम में आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। कल भी ग्रामर का सेशन होगा आपका, वो आप देख लोगे, बस आपका काम खत्म हो जाएगा, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए जो भी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाए उसको फॉलो करो, उसको देखो, समझे, गलती मत करो यार प्लीज़, ठीक है। चलो लेट्स, अब आता है द न्यू ड्रेस। अब न्यू ड्रेस की अगर मैं बात करूं, इसमें मेबल वार्निंग देखने मिलती है, मिस डॉलवे देखने मिलती है, रॉबर्ट हेडन देखने मिलते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी यार, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेबल वार्निंग है, ये एक फैंसी पार्टी में जाती है। कहाँ जाती है? एक फैंसी पार्टी में जाती है, जो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? क्लैरिसा डॉलवे द्वारा क्या किया जाता है, जहां पर वो बहुत ज्यादा एफर्ट एकदम सज धज के एकदम तैयार होके क्या जाती है, ठीक है। As she takes off her cloak and sees the dressing table, she starts feeling something is wrong. और जैसे ही वो पार्टी में जाती है, अपना जो क्लॉक लेके, जो गाउन वो पहनी रहती है वो लेके जाती है, ठीक है, और वो देखती है अपने आप को, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ चीजें गलत लगने लगती है। द रूम एंड एवरीथिंग इन इट मेक हर अनईजी। रूम में और जो सारी चीजें होती है वो उसको क्या अनकंफर्टेबल क्या बना लगती है। वो मिरर में देखती है, और मिरर में देखती है कि सडनली वो अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगती है। उनका जो एक फियर था, एक जो डर था कि वो अच्छी नहीं दिखती है, वो बहुत इंफीरियर दिखती है, वो वापस से डर के वापस आ रहा था। वो अपने आप को बहुत ज्यादा जज क्या फील कर रही थी, और हर उनको लग रहा था हर कोई क्या कर रहा है, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है और उनके अपीयरेंस को लेकर मजाक क्या उड़ा रहा है। मेबल ने बहुत ही लंबा टाइम गुजारा था इस ड्रेस को क्या प्लान करने में अपने ड्रेस मेकर के साथ। वो इस पार्टी में बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा यूनिक दिखना चाहती थी। हाँ, फैशनेबल नहीं, लेकिन ओरिजिनल दिखना चाहती थी। अब इन्होंने ये जो डिजाइन था, ये आपके ओल्ड फैशन, आपके जो पेरिस फैशन की एक बुक थी, वहां से क्या इंस्पायर्ड होकर ये डिजाइन क्या बनाया था, ठीक है। उस बट नाउ इन दिस मॉडर्न एलिगेंट पार्टी, ये जो ड्रेस था बहुत रिडिकुलस दिख रहा था। आज की मॉडर्न पार्टी में ये जो ड्रेस था बहुत खराब दिख रहा था, ठीक है। वो मिरर बहुत ज्यादा अवॉइड कर रही थी, क्योंकि वो अपने आप को इस तरीके से देख नहीं पाती, ठीक है। जो ड्रेस था उनको एक बहुत बड़ी उनकी जिंदगी की गलती लगने लगी। वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा एक्सपोज दिख रही है। इस पार्टी के लिए ये चीज बहुत ज्यादा है, और वो किसी मैनिक्विन या फिर एक जोक की तरह क्या है। रोज शो अ फैशनेबल मोमेंट, रोज शो अ फैशनेबल सेज हर ड्रेस इज चार्मिंग। अब रोज जो कि बहुत ज्यादा फैशनेबल मोमेंट है, वो कहती कि तुम्हारी जो ड्रेस है बहुत ज्यादा चार्मिंग है, लेकिन एक फेक स्माइल के साथ, ठीक है। मेबल जानती थी कि जो रोज है उसका कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रही है, और वो कैसे अपने आप को पाती, एक मक्खी की तरह पाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी है, क्लम्जी, और यहाँ पे फंस गई है। मेबल इमेजिन करती है कि जो पूरी पार्टी है, कि जो गेस्ट है वो एक तरीके के क्या है, एक तरह की मक्खी है, जो आपके एक जो दूध का एक सॉसर होता है उसमें अटक गए, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को ही क्या पाती है, उसमें फंसा हुआ क्या पाती है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग आराम से उस पर क्या फ्लोट कर रही है, एक बटरफ्लाई की तरह। समझ में आ गया? अब उसको याद है कि जब उसको कितना अच्छा लगा था जब उसने पहली बार ये ड्रेस को क्या देखा था, और फिनिश ड्रेस क्या पहनी थी। जिसमें मिलान, जो कि एक काइंड ड्रेस मेकर है, उसने बहुत ज्यादा हेल्प की थी इस ड्रेस को क्या ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ठीक है। वो विश करी थी कोई तो पार्टी में आए, ठीक है, और उसकी क्या तारीफ करे, जैसे उसके हस्बैंड चार्ल्स। लेकिन उसके पति जो थे वो उसकी कभी भी तारीफ नहीं करते थे, बस उसका क्या मजाक क्या उड़ाया करते थे, ठीक है। एक बोलते ना सरकास्टिक वाला मजाक हमेशा क्या उड़ाया करते थे। इतना पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है।
फिर उसके बाद मेबल ब्लेम करती है अपने आप को कि वो बहुत ज़्यादा वीक है, वो अनश्योर अपनी चीज़ों को लेकर, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहती है बाकी वुमेन्स की तरह, लेकिन हो नहीं पा रही है, वो अपने हॉबीज़ को फॉलो नहीं कर पा रही है, अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को फॉलो नहीं कर पा रही है, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हेट करने लगी, क्योंकि उसका जो मूड, बाकियों की जो सोच थी उसकी मूड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती थी। अब जो मिस हॉलमैन थी वो मेबल से एक किराए के घर के बारे में बात करने लगती है, जो टॉपिक उसको बहुत ज़्यादा डल और इंटरेस्टिंग लगता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई भी जो इंसान है मुझे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने के लिए समझता ही नहीं है, हर कोई मुझे क्या बोरिंग टॉपिक क्या मेरे से क्या डिस्कस करता है। अब हर कोई बात कर रहा है, लेकिन मेबल को बहुत ज़्यादा अकेला लगता है, जहाँ पे वो महसूस करने लगती है कि इंसान कितने मतलबी होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, हमेशा एक सिंपत्ति के लिए क्या लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उसको आज रात के लिए बस इतना हो गया था और कुछ बचा नहीं था, तो वो अपने आप को बस कंफर्ट क्या करना चाहती थी। वो सोचती है कि कैसे वो इतने डिफ़िकल्ट लाइफ से क्या गुजरी है, जहाँ पे वो गरीबी में पली बढ़ी, फिर एक बोरिंग मैरिज में आ गई, उसके जो सपने थे एडवेंचर के, जहाँ पर वो इंडिया में जाना चाहते थे, वो एक इंडियन से शादी करना चाहती थी, मुझे पता है वो, ठीक है, ठीक है, वो जहाँ पे वो एक इंडियन से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो पाया नहीं, वो एक स्मॉल और ऑर्डिनरी लाइफ के जी के रह गई। इसके अलावा वो उसको अपने लाइफ के बहुत जो रेयर मोमेंट्स हैप्पीनेस वाले वो भी क्या याद आते हैं, जैसे बेड पे लेट के बुक पढ़ना, समुद्र के किनारे बैठना, उसके जो लवली लवली मेमोरीज थे उसके पति के साथ, वो सब भी उसको उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सब रियल थे, ठीक है। बट इस पार्टी में सब कुछ फेक दिखाई दे रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा अशेम थी कि उसको फैशन के बारे में, फैशन जो था इस एज में जो वो कैरी करी थी उसको लेकर, वो अपने आप को बाकी लोग से क्या कंपेयर कर रही थी और वो अपने आप को बहुत छोटा पा रही थी, ठीक है। मेबल ने प्रिटेंड किया कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जब वो पार्टी से गई उसने कहा कि पार्टी बहुत अच्छी थी और पार्टी में उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, क्या पार्टी में उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा शर्म क्या फील आ रही थी। अब उसने शर्म आ रही थी, एम्बेरस फील किया, लेकिन उसने झूठ क्या बोला, ठीक है। अब वो अपना क्लोक उठा के वो वहां से क्या चुपचाप चली गई। क्लियर हो गया, डन, इतना पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे। अब आता है इनटू द वाइल्ड। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटे छोटे फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी दो कहानी है, फटाफट करेंगे। अब इनटू द वाइल्ड अगर मैं बात करूं, ठीक है, नरेटर है जो कि एक वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वर और फोटोग्राफर है। मेन कैरेक्टर राजू एस्केप है, जो विलेज एक गाँव वाला है, पिटजेरी गाँव से, ठीक है। अब जो राइटर है वो राइटर क्या करता है, राइटर 8 से ज्यादा घंटा क्या करता है, एक वाटर होल में क्या छुपा रहता है, ताकि वो बर्ड्स और एनिमल्स को क्या ऑब्जर्व कर सके। जैसे उसका काम पूरा हो जाता है वो अपना सारा सामान वामान पैक कर देता है और वो अकेला पिटजेरी गांव के लिए क्या निकल पड़ता है। तभी रास्ते में कई सारे लंगूरों की आवाज आती है चिल्लाने की, ठीक है, कि लेपर्ड क्या नजदीक है। राइटर देखता है कि यहाँ पे लेपर्ड की एक फ्रेश एकदम तरोताजा पॉटी भी पड़ी हुई है, तो उसके वजह से वो घबरा जाता है कि जो डेंजर है वो नजदीकी है, ठीक है। फिर वो विलेजर से मिलता है, जहाँ पे जो राजू है, राजू भी क्या होता है, डरा हुआ रहता है, और वो दोनों एक साथ क्या कुछ समय के लिए चलने लगते हैं। फिर राजू को दूसरे रास्ते पे जाना पड़ता है, तो वो टर्न ले लेता है, और फिर वापस से जो राइटर है वो अकेला हो जाता है। जो राइटर होता है वो एक गलत टर्न ले लेता है और उसका जो मेन रास्ता था वो भूल जाता है। अब यहाँ पे सूरज भी डूबने वाला था और जो राइटर है वो अब घबराने लगता है, डरने लगता है, क्योंकि वो उस पूरे जंगल में अकेला होता है। तभी वो आगे जाके चलता रहता है, तो वो देखता है कि एक जो बियर है, बियर जो होता है ना, भालू, ठीक है, उस भालू की क्या फ्रेश ड्रॉपिंग है, तो उससे भी डरने लगता है। फिर अचानक से जो चिड़ियाएं होती है, जो पक्षी होते हैं, उनका आवाज आने लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो घबराते हुए क्या चलता रहता है। एट लास्ट वो क्या करता है, वो एक जो रास्ता होता है उस रास्ते पे क्या करता है, एक साइकिल के टायर की क्या मार्क्स क्या देख लेता है, और होपफुल वो देख लेता है कि जो गांव है, पिटजेरी गांव है, नजदीक है। वो एक पहाड़ चढ़ता है, पहाड़ चढ़ने के बाद उसको आवाज सुनाई देती है, फिर वो देख लेता है पिटजेरी गांव है, और वहां पे वो थका हारा भूखा प्यासा वो फटाफट क्या वहां पे पहुंचता है, और वो कहता है कि हम कितने लकी है कि हम इस कि आज भी इतने वाइल्ड जंगल क्या फिर भी एग्जिस्ट कर, देखो घूम गया था फिर भी इसका दम गया, लेकिन जान दो, सॉरी हाँ गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या आता है कैरेक्टर, अब दूसरा कैरेक्टर की बात करो, शाहजंग एक बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, जो जिसने एक ओल्ड लेपर्ड और एक यंग लेपर्ड को देखा था, और ये ओल्ड लेपर्ड और यंग लेपर्ड दोनों एक दूसरे से क्या लड़ाई करने आते हैं। अगले दिन वो जब जाता है तो वो देखता है कि जो यंग लेपर्ड था वो जीत चुका था, ओल्ड लेपर्ड क्या मारा हुआ पड़ा हुआ था।
ठीक है। और आगे चलकर उसको यंग लेपर्ड को नाम क्या देता है, स्कारफेस का नाम देता है, ठीक है, क्योंकि वो जीता हुआ था। अभी जो इंस्पायर्ड शास था, दिस इंस्पायर्ड शास टू डेडिकेट हिज लाइफ टू दी वाइल्ड लाइफ, और यही चीज थी जिसकी वजह से शास को लगा कि मुझे मेरी पूरी की पूरी जिंदगी क्या वाइल्ड लाइफ को क्या देनी चाहिए, मुझे वाइल्ड लाइफ की फील्ड में क्या काम करना चाहिए। और अब इस जंगल का असली राजा कौन बन गया, रूल करने वाला था लेपर्ड को, अब वो यंग लेपर्ड का रूल करने वाला था। अब स्कारफेस को फोटोग्राफी स्कारफेस मेड शार्स फेमस। अब स्कारफेस को फोटोग्राफ करने की वजह से शार्स बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। अब उसको फॉलो करते टाइम उसने कई सारे बाकी लेपर्ड्स को भी क्या किया, देखा। फाइनली उसको एक ब्लैक पैंथर भी दिखी जिसका नाम क्या रखा उसने, साया। अब ये पहली एक पैंथर थी, ब्लैक पैंथर, जिसको वर्ल्ड ने इतने क्लोजली से क्या पढ़ा था, इतने क्लोजली से क्या पढ़ा था, देखा था। समझ में आ गया, ठीक है। शास ने क्या किया, साया को कई दिनों से ढूंढ रहा था, क्या कई दिनों से ढूंढ रहा था, और उसको शूट करना, उसकी फिल्मिंग करना बहुत ज्यादा रेयर था। अब वहां पे उसके हर एक चीज हरकत क्या वो क्या कर रहा था, आपका शूट कर रहा था। साथ ही साथ जब वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाई थी उसको भी वो क्या कर रहा था, शूट कर रहा था। ही लर्न्स अबाउट हाउ एनिमल्स स्ट्रगल फ्रॉम स्पेस विद द ह्यूमंस, जहां पर वो ये चीज सीखता है कि कैसे जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमंस के साथ क्या जगह की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब इस मैनकाइंड को सेव करने के लिए शास क्या स्टार्ट करता है, बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या स्टार्ट करता है, जहां पे वो विलेजर्स को ट्रेन करता है, नए स्किल्स देता है कि वो किस तरीके से इको टूरिज्म से क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एनिमल्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब जो विलेजर है मड़ेगौड़ा, ठीक है, वो एक टाइम पे जो एनिमल्स को बहुत ज्यादा हेट किया करता था। क्यों हेट किया करता, रीजन क्या था, रीजन ये था कि जो एनिमल्स ने क्या किया था, उसकी जो खेती बाड़ी थी उस खेती बाड़ी को क्या ये नष्ट कर दिया था। फिर इसी बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वजह से इसने क्या किया, ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेकर फिर वो क्या बन गया, वो वहां का एक गाइड बन गया, और अब वहां से वो अच्छे खासे क्या पैसे कमाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तने ये फैन बंद करना ना, ग्रीन स्क्रीन हिल रहा है पूरा, वीडियो खराब हो रही है, ठीक है। चलो गर्मी में बैठना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रात के देखो 10:30 बज रहे हैं, जब वीडियो आपको जाएगी कुछ 11 के आसपास। देखो इतनी मेहनत चालू है, क्यों तने सर, तने सर का एकदम बाल एकदम मतलब आइंस्टाइन के बाद इनका ही नंबर है, बाल वो तो इनके इधर उधर हो गए, सुबह से सब काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आता है 1.7 क्या आता है, वाई वी ट्रैवल। चलो एक बार चार्ट सेक्शन में लिख दो वाई वी ट्रैवल, क्यों हम ट्रैवल करते हैं, बोलो। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अब हमारे जो सेकंड लास्ट है वाई बी ट्रैवल। अब वाई बी ट्रैवल वाला ये पार्ट हम लोग क्या चलो कवर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो कैरेक्टर है पिको अय्यर, ठीक है। अब यहां में क्या बताते हैं, वाई वी ट्रैवल फर्स्ट टू लूज आवर सेल्फ। अब हम ट्रैवल क्यों करते हैं, सबसे पहली चीज हम जो ट्रैवल करते हैं वो ट्रैवल इसलिए करते हैं हम अपने आप को क्या खोने के लिए, ठीक है, खोने के लिए और अपने आप को पाने के लिए, ठीक है। ट्रैवल क्या करता है, ट्रैवल हमारे जो हार्ट्स होते हैं, हमारे जो आर्ट्स होते हैं, हमारी जो आंखें होती हैं, उन आंखों को और भी ज्यादा क्या ओपन करता है, जो कभी भी न्यूज़पेपर क्या ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। फिलोसोफर जो जॉर्ज सेंटियाना थे वो कह रहे थे कि जो सेड ट्रैवल इज लाइक अ मॉरल हॉलिडे, ठीक है, इज लाइक अ मॉरल हॉलिडे एस्केपिंग रूटीन फेसिंग हार्डशिप एंड शार्पनिंग लाइफ एड्स। यहाँ पे फिलोसोफर जॉर्ज क्या कहते हैं, कहते ये हैं कि जो ट्रैवल है वो एक मॉरल हॉलिडे की तरह, जहां पे हम अपने रूटीन वर्क से बाहर भागते हैं, हार्डशिप फेस करते हैं और अपनी लाइफ को और भी ज्यादा क्या शार्पन करते हैं। समझ में आ गया। एक जो टूरिस्ट होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि कोई कुछ भी चीज घर जैसा नहीं है, वही लेकिन एक जो ट्रैवलर होता है वो ट्रैवल हमेशा कहता है कि हर जगह क्या सेम जैसी है। यहाँ पे जो द रियल डिफरेंस इज वेदर वी लीव आवर अजम्पशन एट होम। यहाँ पे रियल डिफरेंस ये होता है कि हमें हमेशा हमारा जो अजम्पशन होता है उसे हमें हमारे घर पे छोड़ के आना चाहिए, ठीक है। ट्रैवल टर्न्स आवर वर्ल्ड अपसाइड डाउन एंड शोज अस दैट थिंग्स वी थॉट वर यूनिवर्सल आर ऑफन जस्ट लोकल हैबिट्स। यहाँ पे जो ट्रैवल है, ट्रैवल क्या करता है, हमारे वर्ल्ड को उलट पुलट कर देता है, ठीक है। जहां पे ये चीज सिखाई जाती है कि ये क्या पूरी चीजें यूनिवर्सल है, क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। जब हम एक लोकल एरिया पे लेते हैं, लेकिन जब हम वही बाहर पे निकलते तो हमें पता चलता है नहीं, जिस चीज को हम यूनिवर्सल समझते थे वो यूनिवर्सल नहीं है, वो बस एक लोकल हैबिट है जो सिर्फ हमारे रीजन तक, हमारे लोकेलिटी तक क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है।
By seeing poverty and struggles in other countries, we realize the real problems of the world. Travel saves us from living only in ideas. यहाँ पे जब हम गरीबी देखते हैं, स्ट्रगल देखते हैं, तो हमें पता चलता है, दूसरी कंट्री का जब गरीबी देखते हैं, स्ट्रगल देखते हैं, हमें पता चलता है एक्चुअल में दुनिया की प्रॉब्लम क्या है. और ये ट्रैवल हमें बचाता है कि हम सिर्फ आइडियाज में, हम जेन्युइन में वो चीजें क्या जीते हैं. Travelers carry dreams, values, and news to others. In closed countries, they may be the only window to the outside world. अब यहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ कई सारे सपने कैरी करते हैं, कई सारे वैल्यूज कैरी करते हैं, कई सारी न्यूज़ कैरी करते हैं. ठीक है. अब जो क्लोज कंट्रीज होती है वहाँ पे सिर्फ एक ही खिड़की हो सकती, वही एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से लोगों को आइडिया मिलता है बाहर की दुनिया का. Travel helps us see our own home differently and also helps local value their culture more when they see it through visitors' eyes. ट्रैवल जो क्या करता है, हेल्प करता है हमारे खुद के घर को बहुत अलग नजरिए से देखने के लिए, जहाँ पे हमें हेल्प करता है जो लोकल वैल्यूज होते हैं, उनके जो कल्चर्स होते हैं, उनको एज अ विजिटर्स के आई से देखना है. इन फॉरेन प्लेसेस वी एस्केप लेबल्स लाइक कास्ट, जॉब और स्टेटस. वी बिकेम फ्रीयर एंड डिस्कवर हिडन पार्ट्स ऑफ आवरसेल्फ. अब जब हम फॉरेन जगह पे जाते हैं, यानी जब हमारी जो ओरिजिनल जगह होती है उससे हट के जब हम फॉरेन जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो लेबल्स होते हैं जैसे कास्ट हो गया, जॉब हो गया, स्टेटस हो गया, उन सभी से हम भागते हैं. ठीक है. और हम क्या बन जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं. ठीक है. हम अपने जो हमारे अंदर का जो हिडन पार्ट है हम उसको और भी ज़्यादा डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं. क्लियर हो गया. Travel makes us childlike again, following impulses, living simply and being curious and learning through even small things like language. अब यहाँ पे ट्रैवल क्या करता है, हमें एक बच्चे जैसा बना, ठीक है, बच्चे जैसा बनाया जाता है, जहाँ पे हमें सिंपली रहने के लिए बताता है, हमें और ज़्यादा क्यूरियस बनाता है और हमें क्या नई नई चीज़ें क्या सीखने के लिए देता है, जैसे लैंग्वेज, छोटी छोटी जो चीज़ें वो सीखने पे हमें मजबूर कर देता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. क्लियर हो गया. ट्रैवल इज नॉट जस्ट अबाउट आंसर्स बट बेटर क्वेश्चन. ट्रैवल सिर्फ आंसर्स नहीं होते, एक अच्छा सवाल होता है. इट इज़ लाइक अ मिस्ट्री, एक मिस्ट्री की तरह होता है, जहाँ पे लाइक अ मिस्ट्री वेयर वी सर्च फॉर समथिंग, जहाँ पर हम कुछ चीज़ों के लिए क्या ढूंढते, समटाइम्स विदाउट फाइंडिंग है, कुछ टाइम तो बिना उसे ढूंढे. क्लियर हो गया. पक्का. चलो. True travel is also inward. The real Pacifics and Northwest crossing are inside us in our imagination and heart. यहाँ पे क्या बोला है, ट्रू ट्रैवल क्या अंदर से भी होता है, हम अंदर से भी क्या एक्चुअली बदलते हैं. ठीक है. जो रियल पैसिफिक है, नॉर्थ वेस्ट क्रॉसिंग है, बस वो हमारे जो लिमिटेशन वो हमारे अंदर तक ही है, हमारे इमेजिनेशन और हमारे दिल तक ही है. समझ में आ गया. बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है. ट्रैवल इज हाफ अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाफ अबाउट व्हाट इनसाइड अस. ट्रैवल क्या होता है, ट्रैवल आधा बाहरी दुनिया का और आधा हमारी अंदरी दुनिया का. राइटर जैसे एमर्सन हो गए, थेरी हो गए, वो बिलीव करते हैं वी इन्वेंट प्लेसेस एज मच एज वी डिस्कवर देम. हम क्या कहते हैं, हम नई नई जगह बनाते हैं, जब जैसे जैसे हम क्या कहते हैं उसको आपका डिस्कवर करते रहते. इतना पार्ट क्लियर. Travel keep the mind young, kills prejudice and helps us stay awake and aware. It is like love, it transforms us and never really end. ट्रैवल क्या करता है, हमें यंग बनाता है. ठीक है. जो हमारी जो पुरानी सोच होती है, पुरानी जो बिलीव्स होती है उसको मारता है और हमें हेल्प करता है कि हम अवेक रहे और अवेयर रहे. ठीक है. ये एक प्यार की तरह होता है जो हमें पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है और कभी भी खत्म होता नहीं है. द बेस्ट जर्नी डोंट जस्ट शो अस द वर्ल्ड, दे चेंज द वे वी सी आवरसेल्व्स एंड लाइफ इटसेल्फ. यहाँ पे जो बेस्ट जर्नी होती है वो कभी भी हमें ये नहीं दिखाती कि दुनिया कैसी है, ये हमें वो चीज़ दिखाती है कि कैसे हम अपने आप को और हमारी लाइफ को क्या पूरी तरीके से बदल सकते हैं. ये चीज़ हमें क्या बताती है. ठीक है. तो होप सो ये पूरी चीज़ें समझोगी. अब लास्ट वाले पे चलते. चलो. अब लास्ट हमारा ये 1.8 वोयेजिंग टुवर्ड्स एंड ऑल. अभी मैं आपको टाइम दिखा दूं, टाइम हो रहा कितना है, टाइम कितना हो रहा है, 10:42 हो रहा है. दिख रहा है 10:42 हो रहा है. अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके डालूंगा. सोचो कितनी मेहनत हो रही है. आप शायद वीडियो देख रहे होंगे तो कितना बज रहा होगा, 11 साढ़े 11 बजे वीडियो जाएगी, 12:30 के आसपास का टाइम होगा. एक हार्ट मेरे लिए चला दो कि भाई मैं सुबह उठूँ देखूँ, और इस कमेंट सेक्शन में एक चीज़ चला देना. मेरी पूरी टीम, जीडे महाराष्ट्र की पूरी टीम, प्रदीप सर, राहुल सर, अभिषेक सर, अज्जू सर, तापी मैम, भाई मैं तो 10 तारीख को आपका काम करवा दूंगा. बाद में बाकी लोग का काम है. पूरी टीम मेहनत करिए, समझे. देख रहे हो. 1.8. चलो 1.8 वोयेजिंग टुवर्ड्स द एक्सेलेंस. ठीक है. चलो ये कर लेते हैं. अब 1.8 इसमें क्या है देख लेते हैं. बेसिकली यहाँ पे हम अच्युत गढ़बोले के बारे में बात करने वाले. ठीक है. चलो. अब अच्युत एक बहुत ही पुअर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से क्या बिलोंग करते, जो कि सोलापुर में रहा करता था. अब इनका रूम कितना हुआ करता था, इनका रूम 300 स्क्वायर फीट का हुआ करता था. ठीक है. जिसमें ना कोई फैन था, ना तो फ्रिज था, ना कोई गैस स्टोव था.
ठीक है। अब इनका जो घर था हालांकि इन चीजों में अमीर नहीं था, लेकिन ट्रेडिशन कल्चर में बहुत ज्यादा क्या अमीर था, क्या था, ट्रेडिशन कल्चर में बहुत ज्यादा अमीर था। ठीक है, इनके घर में बहुत महान महान पोएट, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट क्या भरे पड़े हुए थे। ठीक है, अब जो ग्रेट पोएट्स है, म्यूजिशियंस है, वो हमेशा इनके घर पे क्या किया करते थे, विजिट किया करते रहते थे। ठीक है, हालांकि इन्हें हर चीज नहीं समझती थी, लेकिन इनका जो प्यार था किसके लिए, म्यूजिक के लिए, लिटरेचर के लिए और आर्ट के लिए, वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, फिर साथ ही साथ इनको म्यूजिक और आर्ट के वजह साइंस और मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि उनकी जो असली खूबसूरती थी इनको समझ में आती थी। वो क्वेश्चन सॉल्व करना इनको बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है, टफ प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज्यादा पसंद था, उनको बहुत ज्यादा मजा आता था, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट क्या बना ली थी। ठीक है, वो हमेशा अपने एग्जाम्स में हाई स्कोर किया करते थे। वो अपने एसएससी के एग्जाम में 16th रैंक पे आए थे, कौन से 16वें रैंक पे आए थे, और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक पे क्या आए थे। ठीक है, अब इसके वजह से वो अपना जो एडमिशन है आईआईटी बॉम्बे में क्या करवा पाए। ठीक है, हालांकि उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत ही अच्छी रैंक से क्या की थी, उन्होंने पास की। अब जब आईआईटी मुंबई गए तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा अकेला फील होने लगा, बहुत ज्यादा लोनली फील होने लगा, बहुत ज्यादा नीचा फील होने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सभी लोग इंग्लिश में बात करते थे, प्रोफेसर्स भी इंग्लिश में ही लेक्चर देते थे, और उनकी इंग्लिश उतनी कमजोर नहीं थी। क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी मराठी मीडियम से पढ़ाई की थी। ठीक है, उनको जो सीनियर्स होते थे बार बार उनको शर्मिंदा करते थे, और वो अंदर पूरा टूट गए थे अंदर से। ठीक है, अब हालांकि वो एक टाइम पे ये भी सोचे कि वो आईआईटी से क्या भाग जाएंगे, भागते भागते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बोला नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं लड़ूंगा, अपनी चीजें सुधारूंगा। अब हार मानने के बजाय उन्होंने हार्डवर्क किया, इंप्रूव किया, उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा, प्रैक्टिस किया मिरर के सामने, प्रोनाउंसिएशन उन्होंने स्टडी किया, और 1 साल के अंदर अंदर वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा फ्लुएंट बन गए। अब ये जो कॉन्फिडेंस था हेल्प किया आगे चलकर कि वो कंपनी में सीईओ बन सके, एमडी बन सके सॉफ्टवेयर कंपनी में, जहां पे उन्होंने $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या साइन किए पूरे वर्ल्ड वाइड, और थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज को वो क्या करते थे, लीड करते थे। अब उनका जो 3rd ईयर था आईआईटी में, ठीक है, जहाँ पे वो कई सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स से मिले, प्रोफेसर से मिले, नोबेल प्राइज लेवल थिंकर से मिले। ठीक है, जिन्होंने उसको इंस्पायर किया, वो कुछ वैल्यू इनकलेक्टेड, जैसे ह्यूमिलिटी जैसे वैल्यू, क्यूरियोसिटी वैल्यू जैसे, ग्लोबल आउटलुक जैसे वैल्यूज को। ठीक है, उनका जो ग्रुप था आईआईटी का, वो हमेशा हमेशा तने सर का फोन आ रहा है, बात कर लेना, ये ले फोन ले। ठीक है, अब उसका जो पूरा ग्रुप था, एक 20-25 मिनट आएगा मेरे को। ठीक है, अब उसका जो पूरा ग्रुप था वो आईआईटी का, वो क्या डिस्कस करता था, वो साइंस के बारे में डिस्कस करता था, सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस करता था, साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करता था, इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करता था, फिलोसफी के बारे में डिस्कस करता था, और आर्ट्स के बारे में क्या डिस्कस करता था। अब उन्होंने ही लर्न नॉलेज वाज नॉट जस्ट फॉर एग्जाम बट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ। अब उन्होंने ये चीज सीखी, जो नॉलेज थी बस एग्जामिनेशन के लिए नहीं थी, वो लाइफ की एग्जामिनेशन के लिए थी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अब आईआईटी के बाद उन्होंने कई सारे सोशल मूवमेंट्स में काम किया, छोटी छोटी जॉब्स भी की, फाइनली उन्होंने आईटी सेक्टर क्या चूज किया, जहां पे उन्होंने ग्लोबल कंपनीज को कुछ नहीं तो 32 साल तक क्या रूल किया, मतलब लीड किया। ठीक है, जहां पे उन्होंने टीम वर्क, लीडरशिप और ह्यूमिलिटी जैसी क्वालिटीज क्या सीखी। हालांकि हाई पेइंग ऑफर्स को छोड़ दिया उन्होंने आईटी छोड़ दिया, अपनी पैशन जो थी उनकी राइटिंग को, उसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, उन्होंने 34 मराठी बुक्स लिखी, टॉपिक जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, साइकोलॉजी हो गई, म्यूजिक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और मैनेजमेंट जैसी चीज़ों पे। ठीक है, अब उनकी जो बुक थी वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को क्या कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी। कुछ लोग जो ऐसे भी थे जो अपने डिप्रेशन से क्या ओवरकम कर पा रहे थे, कुछ लोगों ने अपने बिजनेस भी स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ लोगों को जो साइंस थी बहुत अच्छी तरीके से समझी, जहाँ पे उनको रियल सक्सेस का मतलब भी ही फेल्ट इज रियल, जहाँ पे उनको रियल सक्सेस का मतलब समझा कि रियल सक्सेस पैसा नहीं होता है, लोगों की जिंदगी का बदलना होता है, लोगों की जिंदगी को इंस्पायर करना होता है। ठीक है, अब ये स्टोरी मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ऐसा अच्युत गढ़ बोले बोलते हैं। ठीक है, व्हेन आई लुक बैक देयर आर नंबर ऑफ लेसन्स, यहाँ पे कई सारी जो चीजें उन्होंने सीखी, जो उन्होंने चेरिश किया, सीखते रहे, और आज भी वो सीखते रहे। सम ऑफ दिस आर, पहले उसमें से कुछ है, थर्स्ट ऑफ नॉलेज, एक प्यास जो होती है नॉलेज की, वो क्यूरियोसिटी, ह्यूमैनिटी, रैशनलिटी, इक्वालिटी, टीम वर्क, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, और नेवर से डाई, थिंकिंग भी, ये सारी क्वालिटीज उन्होंने इंकलकेट। अब देखो भाई, यहाँ पे 8 के 8 मैंने क्लोज करवा दी है। अब प्यार आप दिखा दो, 1 घंटे के आसपास की वीडियो हो गई, 58 मिनट्स की हो गई है। ठीक है, तो अब सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। कल 10 बजे आपका ग्रामर का सेशन है। ठीक है, जब आप सेशन देख रहे होगे, बट अवश्य मैं पीपीटी वगैरह बना रहा हूँ मेरे ग्रामर का, मेरी पूरी टीम जागी है भाई, सब लोग मेहनत
आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट। हमारी अगली वीडियो में कल पढ़ेंगे एग्जाम।